छात्रों, हम आपके लिए ट्रिकी जीएस से क्लास लेकर आए हैं। सामान्य अध्ययन से भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, और ये 10वीं क्लास है। इससे पहली क्लासें देखने के लिए ट्रिकी जीएस की चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स दे रखी हैं और एसएससी, आरआरबी, आरआरसी, पुलिस फोर्स, बैंकिंग आदि परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। और ऐसे छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। देखिए, मज़े मज़े में जीएस याद कीजिए। पहला प्रश्न है हमारी। पहला प्रश्न क्या है ट्रिक का? अशोक के 14 शिलालेख। अशोक के 14 शिलालेख याद करने के लिए ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक है, पशु मनुष्य रूपो अधम, नीतीश को प्रजा वरदान दे, और विचार करे कल की जनता। पशु मनुष्य रूपो अधम, नीतीश को प्रजा वरदान दे, और विचार करे कल की जनता। देखिए, इसमें क्या है? पशु, पशु से क्या बनेगा? पशु, पशु से पशु बलि की निंदा। क्या हो गया? पशु बलि की निंदा। मनुष्य, मनुष्य हो गया। मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। रूपो, रूपी से कुछ नहीं बना, ठीक है ना। अधम, अधम से ए ले लो, इसमें से ऐसे बना अधिकारियों को आदेश। और भाई दह से धर्म से संबंधित शेष नियम। फिर आया मैं, फिर आया मैं से क्या हो गया? महापात्रों की नियुक्ति। उसके बाद देखिए, मैं के बाद नी से क्या बनेगा? नी से बना नियंत्रण की शिक्षा। नी से क्या बना? नियंत्रण की शिक्षा। अब आता है से क्या बनेगा? सिटी वाली से बना सवार वाली से। इससे हो गया सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार। से क्या हुआ? सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार। को रहने दो, को से कुछ नहीं बना। अब आती है प्रजा। प्रजा से क्या बनेगा? प्रजा, प्रज्ञा या प्रजा, प्रजा हित का संदेश। प्रजा ही रहने दे से, प्रजा, प्रजा हित का संदेश हो गया। फिर आता है वरदान दें और विचार करें। तो छात्रों, वरदान से हो गया वरदान, वरदान की सर्वोत्कृष्ट। और दे से कुछ नहीं बनेगा, और से भी कुछ नहीं बनेगा। विचार, विचार से क्या हुआ? विचारों का सम्मान। करें, करें से कुछ नहीं बनेगा। अब है कल की जनता। कल की जनता से क्या बनेगा? देखिए, कल से हो गया कली, कलिंग का युद्ध। की से कुछ नहीं बना, और जनता से जनता, जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। तो अशोक के 14 शिलालेख याद करने की ट्रिक क्या रही? पशु मनुष्य रूपी, रूपी अधम नीतीश को प्रजा वरदान दे, और विचार करे कल की जनता। ठीक है ना। अब देखो, थोड़ी व्याख्या रूप बताएं इसका। व्याख्या में बताएं क्या है। देखो, अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। ये क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखें, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी भाग? शिलालेख, शिलालेख,
स्तंभलेख और गुहालेख। यहाँ जो हमने ट्रिक लेकर आए हैं वो लेकर आए शिलालेख। शिलालेखों की संख्या कितनी है? शिलालेखों की संख्या 14 है। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। जो निम्न है, देखिए क्रम संख्या और शिलालेख, उसका विवरण। क्रम संख्या 1, पहला शिलालेख। पहला शिलालेख। पहला शिलालेख में क्या है? उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा। क्या हुआ है? पशु बलि की निंदा की है। नंबर 2, दूसरा शिलालेख। दूसरा शिलालेख में क्या है? मनुष्य और पशु दोनों को या दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। नंबर 3, तीसरा शिलालेख। तीसरे शिलालेख में क्या है? तीसरा शिलालेख है राजकीय अधिकारियों को आदेश। राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया है तीसरे में। नंबर 4, चौथा शिलालेख। चौथे शिलालेख में क्या है? धर्म के संबंधित शेष नियम हैं। धर्म से संबंधित शेष नियम। नंबर 5 है पांचवा शिलालेख। पांचवा शिलालेख। पांचवें शिलालेख में दे रखा है धर्म महापात्रों की नियुक्ति। धर्म महापात्रों की नियुक्ति। नंबर 6, छठा शिलालेख। छठा शिलालेख। छठे शिलालेख में दे रखा है आत्मनियंत्रण की शिक्षा। आत्म नियंत्रण की शिक्षा। नंबर 7, नंबर 8। नंबर 7 है सातवां शिलालेख। सातवें शिलालेख में क्या है? अशोक की तीर्थ यात्रा। सातवें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्रा के बारे में लिखा गया है। आठवां शिलालेख। नंबर 8, आठवां शिलालेख। आठवें शिलालेख में क्या है? अशोक की तीर्थ यात्रा है। इसमें भी अशोक की तीर्थ यात्रा के बारे में लिखा है। अशोक की
तीर्थ यात्रा। नौवां शिलालेख। नौवां शिलालेख में क्या है? सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार। सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार। 10वां शिलालेख। 10वां शिलालेख। 10वां शिलालेख में क्या है? प्रजा हित का संदेश दे रखा है। प्रजा हित का संदेश क्या है इसमें? प्रजा हित का संदेश। नंबर 11। 11वां शिलालेख। 11वां शिलालेख। 11वें शिलालेख में धर्म के वरदान का सर्वोत्कृष्ट। धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट। नंबर 12। 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख। 12वें शिलालेख में है सभी प्रकार के विचारों का संबंध। सभी प्रकार के विचारों का सम्मान। नंबर 13। 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में दे रखा है कलिंग युद्ध एवं अशोक का हृदय परिवर्तन। कलिंग युद्ध एवं अशोक का हृदय परिवर्तन। नंबर 14। 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख। 14वें शिलालेख में क्या है? जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। ये है 14 शिलालेख। समझ में आ गए होंगे सभी के अब तो। अब देखिए अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की प्राप्ति स्थल। अब अशोक के शिलालेख कहाँ प्राप्त हुए हैं इसकी ट्रिक देखिए, याद कीजिए। शाम को जो सोए गधा। अशोक के शिलालेखों के लिए प्राप्ति स्थान तो यह है शाम को जो सोए गधा। सा से क्या हो गया? सा से बना से, सहवाजगढ़ी। मैं से बना मान सहरा। को से बना कालसी। जो से बना जोगड़। सो से बना सोपरा। और ए से बना एनगुंडी। गे से गिरनार। और धा से क्या बना? धौली। तो अशोक के शिलालेखों की प्राप्ति स्थल है के लिए ट्रिक है शाम को जो सोए गधा। सा से बना सहवाजगढ़ी। मैं से बना मानसेहरा। और को से कालसी। जो से जौगड़। सो से सोपरा। ए से एरंगुडी। गे से गिरनार। दो से धौला। समझ में आ गए? याद हो गई? तो देखिए अशोक के 14 शिलालेख निम्न
8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से वह? सहवाजगढ़ी, मानसेहरा, गिरनार, धौली, कालसी, जौगुड़, चौपारा, परंग एरंगुड़ी। वर्तमान में सहवाजगढ़ी तथा मानसेहरा पाकिस्तान में है। सहवाजगढ़ी और मानसेहरा कहाँ हैं दोनों? वर्तमान में। वर्तमान कहाँ पर है? पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान में। वर्तमान में सहवाजगढ़ी तथा मानसेहरा पाकिस्तान में तथा खरोष्ठी लिपि में। किस लिपि में हो रही है? खरोष्ठी लिपि में। खरोष्ठी लिपि में तथा शेष सभी शिलालेख भारत में हैं। और जो ये शिलालेख हैं सभी किस में हैं? वर्तमान में भारत में है। और किस लिपि में ये? तथा ब्राही लिपि में है ये। ब्राही लिपि में। समझ में आ गया? हो गया। अगला देखो अब, मौर्य वंश के बाद के राजवंश। मौर्य वंश के बाद के राजवंश के लिए ट्रिक लेकर आए हैं। पशु बाक शिष्य विभाग। पशु बाक शिष्य विभाग। देखिए, पै से क्या बना? पू पुष्यमित्र। सु से क्या बना? शुंग वंश। और बा से क्या बना? वासुदेव। कैसे क्या बनेगा? कंडम वंश। सी से सातवाहन वंश। से सातवाहन, सी से सिमुख। और बी से विंध्य शक्ति। वा से वाकटक। देखो दोबारा देखो, मौर्य वंश के बाद के राजवंश के लिए ट्रिक है। पशु वाक शिष्य विभाग। पै से पू बना, पू से पुष्यमित्र। सु से सु बना, सु से शुंग वंश। वा से वा बना, वा से वासुदेव। और कैसे? कैसे? कंडम वंश। कैसे क्या बना? कंडम वंश। ओम। सी से क्या बनेगा? सी से सिमुख बना। सी से सवार वाली से क्या बनेगा? तो उससे से बना सा। और सा से बना सातवाहन वंश। कौन सा? सातवाहन वंश। विवाग। विवाग से क्या बनेगा? देखिए ध्यान से देखो, वी से विंध्य शक्ति। और वाक से क्या बना? वाकाटक वंश। समझ में आ गए? हो गया। तो मौर्य वंश के बाद के राजवंश क्या है? मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में कंडम वंश की स्थापना की थी। कंडम वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने 28 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की थी। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। वाकाटक का कौन सा? विंध्य शक्ति। समझ में आ गया? अगला देखो, अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी, इसके लिए ट्रिक लेकर आए हम यशवक। क्या है? यशवक। ये से यवन बना, से शक, पै से पे पहलव। और कैसे कु, कैसे बना? कु से बना कुषाण। ठीक है ना? तो मौर्य काल में विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन थे? यवन, शक, पल्लव, कुषाण। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों में वैक्ट्रियम ग्रीक शासकों का नाम आता है। वैक्ट्रियम ग्रीक शासकों को यवन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? यवन के नाम से जाना जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है। यवन, यवन को बोलते थे वैक्ट्रियन। शक, शक से बोलते थे
सिथियन, सिथियन। अब आता है पहलम। देखिए, अब देखिए पैसे पहलम है। पल्लव से पार्थियन बोलते थे। क्या बोलते थे? पार्थियन, पार्थियन। कैसे? कुषाण, कुषाण से यूनानी चीनी। समझ में आ गया? तो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन थे? यवन, शक, पल्लव और कुषाण। अब अगला है गुप्त शासकों का क्रम। गुप्त शासक क्रम से जो बने थे तो उनके लिए ट्रिक है। श्री चंद्र समुद्र रामचंद्र कुमार स्कंदपुरु घटोत्कच नर कुमार युद्ध वैभानु कुमार विष्णु। श्री से हुआ श्री गुप्त, चंद्र से हुआ चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्र से हुआ समुद्रगुप्त, राम से हुआ रामगुप्त, चंद्र से हुआ चंद्रगुप्त सेकंड, कुमार से कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंद से स्कंदगुप्त, पुरु से पुरुगुप्त, घटोत्कच से घटोत्कच, नर से हुआ नरसिंहगुप्त, कुमार से कुमारगुप्त सेकंड, और युद्ध से हुआ युद्ध नहीं, नर कुमार बुद्ध, बुद्ध, बुद्ध से हुआ बुद्धगुप्त, वै से हुआ वैन्यगुप्त, भानु से हुआ भानुगुप्त, कुमार से हुआ कुमारगुप्त थर्ड, विष्णु से हुआ विष्णुगुप्त। ठीक है, देखिए श्री, श्री से श्रीगुप्त, चंद्र से चंद्रवना चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्र से समुद्र समुद्रगुप्त, राम से राम रामगुप्त, चंद्र से चंद्र चंद्रगुप्त सेकंड, कुमार से कुमार कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंद से स्कंद स्कंदगुप्त, पुरु से पुरु पुरुगुप्त, घटोत्कच से घटोत्कच, और नर से नरसिंहगुप्त, कुमार से कुमारगुप्त सेकंड, और भाई बुद्ध से बुद्ध बुद्धगुप्त, वै से वैन्यगुप्त, भानु से भानुगुप्त, कुमार से कुमारगुप्त थर्ड, विष्णु से विष्णुगुप्त। तो गुप्त शासकों का क्रम में क्या है ट्रिक? श्री चंद्र समुद्र रामचंद्र कुमार स्कंदपुरु घटोत्कच नर कुमार बुद्ध वैभानु कुमार विष्णु। देखिए थोड़ी व्याख्या बताते हैं इसकी। मौर्योत्तर काल में नहीं, गुप्त शासकों का क्रम, गुप्त शासकों की क्रम की ट्रिक है ये। तो गुप्त शासकों की स्थापना लगभग तीसरी शताब्दी में हुई थी। श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था। देखो व्याख्या, गुप्त राजवंश की स्थापना स्थापना लगभग लगभग तीसरी शताब्दी में हुई। ठीक है ना, हुई थी। और जो इसके स्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश के जो शासक थे, शासक, गुप्त वंश के शासकों का क्रम देखिए निम्न प्रकार है। क्या है? सबसे पहले श्रीगुप्त। क्या है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त
और फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, पूर्वगुप्त, घटोत्कच, नरसिंहगुप्त और कुमारगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त थर्ड, विष्णुगुप्त। ये क्रम है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न है कि कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन कौन थे। इनके लिए ट्रिक लेकर आए हम। अब नाच, ऐसे अश्वघोष, वैसे बना वासुदेव, नासे नागार्जुन, जैसे चरक। तो कनिष्क के राज दरबार में रहने वाले विद्वान कौन थे? अश्वघोष, वासुदेव, नागार्जुन, चरक। कनिष्क का राज्यारोहण, जो कनिष्क है इसका राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था राज्यारोहण। कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ किया। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने किया। याद रखें, ये भी क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना। कब किया था? 78 ईस्वी में किया था। कनिष्क के दरबार में महान साहित्यकार तथा कवि अश्वघोष थे। अश्वघोष कौन से? महान साहित्यकार व कवि अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र कौन सा लिखा था? इन्होंने लिखा था बुद्ध चरित्र एवं सूत्रालंकार की रचना की। ठीक है ना। अश्वघोष की रचना की तुलना मिल्टन, गैटे, कांट, वोल्टेयर आदि से की गई है। अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध रचित की तुलना वाल्मीकि की रामायण से की जाती है। कनिष्क को बौद्ध धर्म में अश्वघोष ने दीक्षित किया था। कनिष्क का राजवैद्य आर्यवेद के महापंडित चरक थे। ये कौन थे? आर्यवेद के महापंडित चरक थे। चरक ने औषधि पर चरक संहिता लिखी। इन्होंने क्या लिखी? चरक संहिता लिखी। चरक संहिता लिखी थी चरक ने। ग्रंथ की रचना की थी। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन थे। ये थे महान दार्शनिक व वैज्ञानिक। इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र से सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। कौन सी? माध्यमिक सूत्र। सापेक्षता का और शून्यवाद की व्याख्या नागार्जुन ने की थी। शून्यवाद की व्याख्या किसने की थी? नागार्जुन ने। समझ में आ गया। अगला देखो, अगला प्रश्न है, ध्यान देखें ध्यान से।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन कौन थे? इसके लिए ट्रिक याद करें। ब्रह्मा कालिदास अवध आया, ब्रह्म कालिदास अवध आया। ब्रह्मा से ब्रह्मगुप्त बना, कालिदास से कालिदास, अ से अमर सिंह, वै से वै वराहमिहिर, ध से धन्वंतरी, आया से आर्य बना, आर्य से आर्यभट्ट। समझ में आ गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन कौन थे? कालिदास, अमर सिंह, वराहमिहिर, धन्वंतरी, आर्यभट्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, कालिदास कौन थे? कवि एवं नाटककार, कवि एवं नाटककार थे कालिदास। आर्यभट्ट नक्षत्र ज्ञाता थे। आर्यभट्ट कौन थे? और नक्षत्र ज्ञाता, नक्षत्र ज्ञाता थे। वराहमिहिर, वराहमिहिर भी नक्षत्र ज्ञाता थे, नक्षत्र ज्ञाता। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त भी नक्षत्र ज्ञाता थे, ये भी नक्षत्र ज्ञाता थे ब्रह्मगुप्त भी। धन्वंतरी ऋषि, वराहमिहिर थे नक्षत्र ज्ञाता, धन्वंतरी ऋषि नहीं, गलत हो गया ये, नक्षत्र ज्ञाता। और धन्वंतरी ऋषि थे वो वैद्य, चिकित्सक, चिकित्सक। कौन थे धन्वंतरी ऋषि? चिकित्सक। तथा अमर सिंह आदि थे। इन्हीं के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इनके समय में कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन थे? कालिदास, कवि एवं नाटककार थे। ब्रह्मगुप्त नक्षत्र ज्ञाता थे। वराहमिहिर भी नक्षत्र ज्ञाता थे। आर्यभट्ट भी नक्षत्र ज्ञाता थे। और धन्वंतरी ऋषि चिकित्सक थे। अगला देखो प्रश्न। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा विजित 5 प्रदेश। ट्रिक है इसकी। पंजाबी काना मगाऊ, पंजाबी से पंजाब बना पंजाब, काना से कान्य कान्य कौज, मैं से मी मिथिला, गौ से गौड गौड, ऊ से उड़िया। पुष्यमित्र वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। हर्षवर्धन ने 5 प्रदेश जीते, पंजाब, कान्यकुज, मिथिला और उड़ीसा तथा गौड़ प्रदेश। अगला, अब देखिए हर्षवर्धन रचित ग्रंथ कौन सी है। ट्रिक है इसकी। रत्ना को नागप्री है, रत्ना को नागप्री है। रत्ना से रत्नावली, को का कोई नहीं बने, नाग से नागानंद, प्रिय से प्रियदर्शिका, है का भी कुछ नहीं है। देखिए हर्षवर्धन के दरबार में हर्षवर्धन के रचित ग्रंथ पूछा है, तो हर्षवर्धन के रचित ग्रंथ कौन से थे? नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नामक ग्रंथों की रचना की थी। अगला है प्रश्न, हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाले विद्वान। इसके लिए ट्रिक याद रखें। जय हरि मयूरबाण, जय हरि मयूरबाण। जय से जयसेन, हरि से हरिदत्त, मयूर से मयूर, बाण से बाणभट्ट। देखिए हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट, मयूर, हरिदत्त तथा जयसेन आदि विद्वान थे। हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट ने कौन सी रचना की थी? हरिचरित, हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना बाणभट्ट ने की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेंसांग भारत आया था। ह्वेंसांग को यात्रियों में राजकुमार, ह्वेंसांग को क्या कहते थे? यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता। ह्वेंसांग को यात्रियों में राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के राजवंश। ट्रिक है इसकी, याद रखें। गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस लो। गुल से गुल्ला, गुलाम वंश। खिले से खिल, खिलजी वंश। और तो से तू,
तुगलक वंश। शाह से सैयद वंश। लो से लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत के राजवंश कौन से थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। देखिए, मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गौरी अपनी विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसकी गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में स्थापना की थी गुलाम वंश की, और अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस वंश की स्थापना की थी 13 जून 1900 13 जून 1900 नहीं 1290 ईस्वी में की थी। गाजी मलिक ने 8 सितंबर 1320 में गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से राजगद्दी पर बैठा और तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी। कब की थी? तो ये 8 सितंबर 1320 ईस्वी में। ठीक है ना। और तुगलक वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश का संस्थापक खिरज खां था। सैयद वंश का कौन था? खिरज खां था। खिरज खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और 1414 ईस्वी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी 10 अप्रैल 1451 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। समझ में आ गई? ट्रिकी क्लास कैसी लगी छात्रों? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया आपने। और ऐसी अन्य वीडियो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट बनी है ट्रिकी जीएस, उसमें जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो का मजा लें। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। मज़ा आया होगा ट्रकों में, देखते रहिए ऐसे ही।